नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज जो कहानी, जो वाकया मैं आप सबको सुनाने वाला हूं वो मुंबई की है, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की। पश्चिमी मुंबई के इलाके में वीरा देसाई रोड नाम की एक जगह है और वीरा देसाई रोड में सिडबी क्वार्टर्स हैं। सिडबी बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका फुल फॉर्म है, सिडबी का मतलब है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन का काम जो है वो छोटे मोटे उद्योगों, लघु उद्योगों को सपोर्ट करना है, उनकी मदद करना है। इसी इरादे से ये ऑर्गेनाइजेशन या बैंक जो है वो काम करती है। तो इसी सिडबी क्वार्टर्स में 13 फरवरी की बात है, ये 13 फरवरी 2022 की। 13 फरवरी की सुबह लोगों की नज़र एक बहुत ही भयानक दृश्य पर पड़ती है। लोग देखते हैं कि क्वार्टर्स में, रिहायशी इलाके में गलियों के बीच में एक शख्स की लाश पड़ी हुई है और तभी वक्त है तकरीबन सुबह के 5 बजे। और ये मंजर देखते हैं वो लोग जो सिडबी क्वार्टर्स में ही रहते हैं और सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकलते हैं। तो लोगों की नज़र जब अपने ही फ्लैट के बगल में एक दूसरी बिल्डिंग के पास एक शख्स की लाश पर पड़ती है तो लोग बहुत विचलित होते हैं, परेशान हो जाते हैं। और ये लाश जो है उसे देखकर पहली नज़र में ये लग रहा था कि शायद इस व्यक्ति की मौत ऊपर से गिरने के चलते हुई है। और लाश को देखकर ये भी लग रहा था कि ये मौत जो है या ये लाश जो है वो बहुत पुरानी नहीं है, बल्कि अब से कुछ मिनट पहले शायद ये घटना हुई है, क्योंकि उसके आसपास, लाश के आसपास जो खून था वो खून भी पूरी तरह से जमा नहीं था। तो ये जो मंजर था ये देखकर लोग घबरा गए रिहायशी इलाके में, और लोगों ने फौरन जो है पुलिस को कॉल किया। और पुलिस को कॉल करने के साथ साथ लोगों ने ये भी जानने की कोशिश की कि भाई जिनकी मौत हुई है वो कौन है। और चूंकि ये उसी मोहल्ले में रहते थे और आसपास के लोग जो वहाँ मॉर्निंग वॉक करते थे वो भी उनके नेबर थे, पड़ोसी थे, तो जल्द ही ये बात पता चल गई कि जिन सज्जन की मौत हुई है उनका नाम है संतन कुमार शेषाद्री और इनकी उम्र थी 54 साल। ये सिडबी में ही असिस्टेंट जनरल मैनेजर के पोस्ट पर काम करते थे। तो ये उनका परिचय था और वो उसी क्वार्टर्स में 7th फ्लोर पर उनका मकान था। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि संतन कुमार शेषाद्री की लाश जो है वो उन्हीं के बिल्डिंग के पास ज़मीन पर पड़ी हुई थी, लेकिन उनके घर में कोई हलचल नहीं थी। उनके घर में सारे लोग शायद सो रहे थे या उन्हें इस बात की खबर ही नहीं थी कि संतन कुमार शेषाद्री की लाश नीचे पड़ी हुई है। तो लोगों ने पुलिस को भी इन्फॉर्म किया और उनके घर के दरवाजे पर कई बार दस्तक दी, मगर घर का दरवाज़ा नहीं खुला। इधर पुलिस आ गई और पुलिस ने आने के बाद सबसे पहले मौके का मुआयना किया। पुलिस ने ये देखा कि संतन कुमार शेषाद्री वाकई ऊपर से नीचे गिरे हैं और ऊपर से नीचे गिरने के चलते ही उनकी मौत हुई है। लेकिन जब पुलिस ने उनकी लाश का बड़े ही गौर से मुआयना किया तो पुलिस ने कुछ एक और ऐसे पहलू हैं जिसको नोटिस किया। पुलिस ने ये देखा कि उनके हाथ की नस कटी हुई है, किसी तेज़धार हथियार से उनके हाथ की नस जो है वो काटी गई है। तो ये हाथ की नस काटना आमतौर पर तभी होता है जब कोई इंसान सुसाइड अटेम्प्ट करता है। और दूसरी बात ये कि ऊपर से गिरे हैं तो ये भी एक सुसाइड की तरफ ही इशारा करता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि संतन कुमार शेषाद्री जो है वो पहले उन्होंने अपने हाथ की नस काटी और फिर अपने 7वीं मंजिल वाले फ्लैट से नीचे कूद गए। इतना सब कुछ हुआ, घर के लोगों को पता कैसे नहीं चला, ये भी एक बात अजीब सी थी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुलिस ने हाथ की नस कटे होने की तरफ तो पुलिस का ध्यान गया ही, साथ ही एक और चीज़ पर पुलिस का ध्यान गया, और वो चीज़ थी संतन कुमार शेषाद्री के ऊपर से नीचे गिरने का तरीका। आमतौर पर जब लोग ऊपर से नीचे कूद जाते हैं यानी खुदकुशी करने की कोशिश करते हैं तो वो अपने जो उनका शरीर का निचला हिस्सा होता है वही ज़मीन से पहले टकराता है, चाहे वो टांगे हों या कूल्हा हो, ये हिस्सा लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। उसकी वजह यह है कि आदमी जो है जब कूदता है तो वो कम से कम बैलेंस करने की थोड़ी कोशिश करता है। लेकिन इस मामले में थोड़ा उल्टा था। पुलिस ने यह देखा कि संतन कुमार शेषाद्री के बॉडी का ऊपर का जो पार्ट है वो ज़्यादा बुरी तरह से डैमेज हुआ है, और ऐसा डैमेज तभी होता है जब कोई आदमी ऊपर से गिरा दिया जाता है या सिर के बल गिरता है। लेकिन यहाँ सवाल ये भी था कि घर में परिवार के बीच
आखिर ऊपर से कोई कैसे गिरा सकता है संतन कुमार शेषाद्री को। फिर उन्होंने अपने हाथ की नस भी काट रखी थी, तो ये भी इंडिकेट कर रहा था कि उन्होंने खुदकुशी करने की ही कोशिश की है। अब फाइनली पुलिस ने जब मौके पर ये सारी चीज़ें नोटिस की, देखने के बाद पुलिस की टीम ऊपर पहुंची 7वीं फ्लोर पर, जहां पर उनका परिवार रहता था। परिवार में इनके साथ 2 लोग और रहते थे, इनकी पत्नी जयशीला शेषाद्री जिनकी उम्र 52 साल की थी, और बेटा अरविंद जिसकी उम्र 26 साल की थी। तो ये 3 लोगों का छोटा सा परिवार था। पुलिस जब ऊपर पहुंची तो पुलिस को भी शेषाद्री परिवार का दरवाज़ा खुलवाने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। वो जल्दी दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे, लेकिन फाइनली दरवाज़ा खोले, क्योंकि पुलिस तो पुलिस ठहरी। जब पुलिस बताती है कि हम आए हैं जांच करने के लिए, संतन जी नीचे पड़े हुए हैं, उनकी लाश नीचे पड़ी हुई है, दरवाज़ा खोलिए, तो फाइनली माँ बेटे ने दरवाज़ा खोला। तो जैसा कि आशंका लग रही थी कि शायद माँ बेटा सो रहे थे, उनको पता ही नहीं चला और संतन कुमार शेषाद्री नीचे गिर गए, या उन्होंने जानबूझकर छलांग लगा ली, खुदकुशी कर ली। ऊपर जाने के बाद पुलिस के इस पॉइंट ऑफ व्यू पर या थ्योरी पर जो है, इसका जस्ट उल्टा पुलिस को नजर आया। पुलिस ने देखा कि माँ बेटे सो नहीं रहे थे, बल्कि वो जगे हुए थे, मतलब फुल्ली एक्टिव नजर आ रहे थे। ऐसे नहीं नजर आ रहे थे जैसे आमतौर पर आदमी नींद में उठकर जब आता है तो घबराया हुआ सा, बाल बिखरे हुए, ऐसा नहीं था। वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे वो काफ़ी देर से जगे हुए हैं। पुलिस ने जब घर का मुआयना किया तो उन्होंने देखा कि घर में बहुत सारी चीज़ें जो है वो बिखरी पड़ी हैं और दीवारों पर खून के छींटे हैं। इसके अलावा पुलिस ने जब घर का और गहराई से या बारीकी से मुआयना किया तो पुलिस ने यह भी देखा कि ये जो दोनों माँ बेटे हैं, इनके वो कपड़े जिसमें खून लगा हुआ है, वो कपड़े इन्होंने वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए डाल रखे हैं। हालांकि डाले ही हैं, तब तक वो धुलाई वॉशिंग मशीन की चालू नहीं हुई थी। तो जब ये सारी चीज़ें पुलिस ने देखी तो पुलिस को मामला जो पहले ही संदेहास्पद लग रहा था, पुलिस को यकीन हो गया कि ये मामला वैसा नहीं है जैसा लग रहा है, यानी मामला खुदकुशी का नहीं है। अब पुलिस को शक होने लगा कि शायद शेषाद्री की हत्या की गई है और हत्या करने के पीछे उसकी पत्नी और बेटे ही हैं। पुलिस ने अब दोनों से पूछताछ शुरू की। पहले तो दोनों ने कहा कि उन्हें पता नहीं, वो सो रहे थे, वो तो आप जब आए नीचे से शोर मचा तब उनकी नींद खुली और वो अभी उठे हैं। लेकिन जब पुलिस ने उनको कन्फ्रंट किया और उनको बताया कि अगर यही बात है तो ये आपके खून से सने कपड़े वॉशिंग मशीन में कैसे हैं, घर में जगह जगह खून के छींटे दीवारों पर कैसे पड़े हुए हैं, और आपने अगर खून से सने कपड़े आपने धोने के लिए वॉशिंग मशीन में डाल दिए हैं तो उससे पहले तो आपको नीचे जाकर ये देखना चाहिए कि शेषाद्री जी नीचे गिरे हुए हैं, उनको क्या हुआ, हॉस्पिटल ले जाने के बारे में सोचना चाहिए। ऐसा तो कुछ नहीं है। तो जब ये सारी बातें पुलिस ने इन दोनों माँ बेटों से कही और उनको कन्फ्रंट किया, अलग अलग उनसे पूछताछ की, तो ये दोनों कुछ घंटों की पूछताछ के बाद टूट गए और इन दोनों ने यह कबूल कर लिया कि उन्होंने ही संतन शेषाद्री की हत्या की है। और हत्या करने का जो तरीका उन्होंने बताया कि उन्होंने हत्या तब की जब शेषाद्री सो रहे थे, और सबसे पहले तो नींद में ही उनके सिर पर माँ और बेटे ने ताबड़तोड़ किसी भारी चीज़ से हमला किया, और हमला करने के बाद जब वो बेहोश हो गए तो बेटे ने, जिसका नाम अरविंद है, उसने एक तेज़ धार ब्लेड से जो है पहले उनके हाथों की नस काट दी। और ये नस काटने के पीछे इरादा ये था कि ये मामला सुसाइड का लगे, क्योंकि आमतौर पर मर्डर किसी के हाथ की नस काट कर नहीं की जाती। इंसान गला काट देता है, कई बार कातिलों को हमने देखा है, गोली मार देता है, लेकिन यहाँ हाथ की नस काटी गई थी क्योंकि उससे मामला सुसाइड का लगना चाहिए था। और उसके बाद हाथ की नस काटने के बाद जब इन्होंने रियलाइज़ किया कि घर में बहुत सारा खून बिखर गया, तो इन लोगों ने फिर आनन फानन में शेषाद्री, जो तकरीबन मृत प्राय हो चुके थे, तकरीबन उनकी मौत हो ही चुकी थी, उनको ऊपर से नीचे फेंक दिया और फेंकने के बाद पूरे घर की सफाई में लग गए थे। लेकिन जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि इधर लाश ऊपर से नीचे गिरी और माँ बेटा घर में अंदर सफाई करने यानी सबूत मिटाने में लगे, तब तक मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों की नज़र शेषाद्री की लाश पर पड़ी और फिर पुलिस आ गई, और उसके बाद जो कुछ हुआ उसके आगे आपको सारी बातें पता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर माँ बेटे ने मिलकर सिडबी के असिस्टेंट जनरल मैनेजर शेषाद्री की हत्या क्यों की। तो ये कहानी
जानने के साथ ही आपको यह भी जानना चाहिए कि कई परिवारों में लोगों के बीच रिश्ते ऐसे नहीं होते जैसे आम परिवारों में होते हैं, और ये शेषाद्री परिवार कुछ ऐसा ही था। संतन की शादी जयशीला से तकरीबन 27 साल पहले हुई थी और बेटा उनका 26 साल का था, यानी शादी के 1 साल बाद ही उनके घर में बेटे का जन्म हो चुका था। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि पति पत्नी में पहले कभी नहीं बनी, और जब बेटा बड़ा हुआ तो बेटे के साथ भी पिता के मतभेद रहने लगे। असल में संतन कुमार शेषाद्री के बारे में जो इन दोनों आरोपियों ने जो पकड़े गए, बीवी और बेटे, इनसे जब पूछताछ हुई तो ये पता चला कि संतन कुमार शेषाद्री जो है वो बेहद कंजूस किस्म के इंसान थे। वो अपने परिवार पर भी पैसे खर्च करने से पहले 100 बार सोचते थे, और उनका परिवार इतने सालों से बहुत मुश्किल से और बहुत ही लिमिटेशंस वाली ज़िंदगी लगातार जी रहा था। संतन अपने पैसों को बहुत संभाल कर रखते थे। उन्हें 2 लाख रुपए की सैलरी मिलती थी, लेकिन उनका परिवार खुश नहीं था और उनको लगता था कि शेषाद्री जो है उन पर बिल्कुल पैसे खर्च नहीं करते हैं। इस बात को लेकर पहले मियाँ बीवी में झगड़े होते थे, फिर जब बेटा बड़ा हुआ तो बेटे के साथ भी पिता का झगड़ा होने लगा, और ये सिलसिला सालों साल लगातार चलता रहा। और संतन शेषाद्री ने कभी अपनी आदतें नहीं बदली। शेषाद्री को जानने वाले जो उनके साथ काम करने वाले कुलीग हैं और आसपास रहने वाले लोग हैं, वो खुलकर उसे कंजूस तो नहीं बता रहे थे, लेकिन उनका ये कहना था कि शेषाद्री जो है वो बचत पर बहुत ध्यान देते थे और वो रुपए पैसों का एक भी पैसा जो है वो गलत तरीके से खर्च नहीं करना चाहते थे। तो ये बेसिकली वो मेंटालिटी है जिसको घर वाले कंजूसी से जोड़ रहे थे, और कहीं ना कहीं उनकी बात सही भी थी कि इंसान अगर इतना कैलकुलेट करने लगे और कभी भी इंडल्ज ना करे, पैसे खर्च ना करे, अपने परिवार वालों को खुश ना रखे, तो ऐसे पैसों का क्या फ़ायदा। लेकिन शेषाद्री शायद ये चीज़ नहीं समझते थे, और उनके साथ उनकी बीवी और बेटे का इसी बात को लेकर सालों साल लड़ाई चलती रही थी। अभी इसी लड़ाई का नतीजा ये था कि शेषाद्री ने अपनी बीवी और बेटे को मेडिकली अनफिट बताकर, साइकोलॉजिकली अनफिट बताकर रिहैबिलिटेशन सेंटर में भी भर्ती करवा दिया था। और न सिर्फ भर्ती करवा दिया था, बल्कि उनको पागल बताकर, चाहे वो डॉक्टरों से मिलीभगत करके हो या जैसे भी हो, उनको कई महीनों तक बिजली के झटके लगवाए गए माँ बेटे को। और माँ बेटे के मन में ये बड़ी चिढ़ थी, बहुत क्रोध था संतन शेषाद्री के प्रति, और वो लगातार घुट घुट कर सालों से ये ज़िंदगी जी रहे थे। कहने का मतलब ये कि परिवार बिल्कुल 2 हिस्सों में बटा हुआ था, एक तरफ शेषाद्री और दूसरी तरफ ये माँ बेटे। माँ का ये भी कहना था कि शेषाद्री जो है शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिए भी टॉर्चर किया करता था, और जब जैसे जैसे बेटा बड़ा होता रहा वो अपने पिता के बारे में ये सारी नेगेटिव बातें सुनता रहा। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद बेटे ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की थी, और अब आगे की पढ़ाई के लिए फॉरेन में सेटल होने का उसका इरादा था, और अपने पिता संतन से वो लगातार रुपए पैसों की मांग कर रहा था ताकि वो नीदरलैंड्स में या फिर कनाडा में, दोनों में से किसी एक जगह जाकर अपनी आगे की ज़िंदगी सेटल कर सके, गुजार सके। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, शेषाद्री बिल्कुल पैसे देने के लिए तैयार नहीं थे, और इस बात पर 12 फरवरी की रात को, शाम को, रात को पति पत्नी बेटा के बीच में बहुत ज़बरदस्त लड़ाई हुई थी, झगड़ा हुआ था। इस झगड़े के बाद ही इस माँ बेटे ने यह तय कर लिया था कि अब वो संतन शेषाद्री की जान ले लेंगे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने चंद घंटों में कत्ल की न सिर्फ ये साजिश रची, बल्कि कत्ल की साजिश रचने से पहले उन्होंने बाकायदा अपने घड़ी में, टेबल क्लॉक में अलार्म लगाया कि वो अलार्म लगाकर उठेंगे और उठने के बाद संतन की हत्या करेंगे। सुबह ठीक 4 बजे जब घड़ी की सुइयों ने अलार्म बजाया, जब घड़ी में अलार्म बजा तो ये माँ बेटे उठे, और उठने के बाद सबसे पहले तो अलार्म ऑफ किया ताकि ये संतन उठ ना जाए, और फिर इन्होंने सीधे शेषाद्री पर हमला कर दिया। और इस तरह से कुछ ही मिनटों में माँ बेटे ने एक सोए हुए इंसान को बहुत जघन्य तरीके से मार दिया, और फिर मारने के बाद ऊपर से नीचे फेंक दिया। इन्हें पूरा यकीन था कि ये मामला सुसाइड का ही लगेगा, क्योंकि हाथ की नस कटी हुई लोगों को मिलेगी, ऊपर से गिरा हुआ इंसान मिलेगा तो लगेगा कि शायद हाथ की नस काट कर ऊपर से कूद गया हो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अपनी स्टोरी को
एक मजबूत आधार देने के लिए इसके इन दोनों माँ बेटे के पास एक और भी दलील थी, वो ये कि संतन शेषाद्री पहले भी जो है 2005 में और 2011 में 2 बार खुदकुशी की कोशिश कर चुके थे। तो जब ये बातें परिवार के दूसरे लोग जानते थे और माँ बेटे को ये लगता था कि खुदकुशी के बाद, मतलब इनके हत्या करने के बाद जब दुनिया को हम बताएंगे कि खुदकुशी उन्होंने कर ली और पहले भी वो खुदकुशी कर चुके थे, तो लोग इस बात पर यकीन कर लेंगे। क्योंकि आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि जिस इंसान में सुइसाइडल टेंडेंसी होती है वो इंसान कई बार, एक बार खुदकुशी की कोशिश करता है, बच जाता है, 2 बार करता है, बच जाता है, फिर से कोशिश करता है। तो इसलिए ऐसे लोगों की काउंसलिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ऐसे लोग अपने आप में एक तरह के अवसाद की बीमारी से ग्रसित होते हैं। तो इन माँ बेटे को ये लग रहा था कि चूंकि इनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है, सुइसाइडल टेंडेंसी है, जिसके बारे में घर के लोग जानते हैं, वो पूरी दुनिया को ये बताएंगे कि संतन ऊपर से मतलब खुदकुशी करने के इरादे से कूद गए थे, तो लोग उस पर यकीन कर लेंगे। लेकिन जितनी तेज़ी से पुलिस वहाँ पर पहुँची मुंबई की, जितनी तेज़ी से उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी और उसके बाद घर में मौजूद माँ और बेटे को दरवाज़ा खोलना पड़ा, उससे खुदकुशी का जो फर्जी खुदकुशी है उसका राज खुल गया, कत्ल की सच्चाई सामने आ गई। और उसी रोज़ 13 फरवरी की सुबह चंद घंटों के अंदर पुलिस ने संतन शेषाद्री की बीवी जयशीला शेषाद्री और बेटे अरविंद को गिरफ्तार कर लिया। और इसी के साथ पुलिस ने इस ओपन एंड शट मर्डर केस का पटाक्षेप किया। लेकिन ओपन एंड शट होने के बावजूद ये केस अपने आप में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था। लेकिन क्योंकि पहले तो ये मामला खुदकुशी का लग रहा था, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो इशारा कर रही थी कि शायद संतन शेषाद्री ने खुदकुशी की है, लेकिन कई ऐसे सबूत पुलिस को मिले। पुलिस ने बहुत प्रोफेशनल तरीके से मामले को इन्वेस्टिगेट किया। लोगों की भी दाद देनी होगी जिन्होंने फ़ौरन पुलिस को खबर दी, और फाइनली कुछ ही घंटों के अंदर सच्चाई सामने आ गया कि ये केस खुदकुशी का नहीं बल्कि मर्डर का था। तो ये है आज की कहानी जो मैंने आप सबको बताई। इससे पहले जो कहानी मैंने आप सबको सुनाई थी उसमें मैंने बताया था कि किस तरह से ओडिशा की एक लड़की का सूरत में उसके बॉयफ्रेंड ने कत्ल किया और कत्ल करने के लिए 49 बार चाकू मारे, मगर उस लड़की के टी शर्ट में कुछ उड़िया लफ्ज़ जो लिखे हुए थे, वर्ड्स लिखे हुए थे, उन वर्ड्स के ज़रिए पुलिस जो है इस केस को क्रैक करने में कामयाब हुई। अगर आप में से किसी ने वो स्टोरी नहीं देखी है तो प्लीज़ वहाँ वीडियो में जाकर एक बार देखिए। आपको क्राइम तक में मेरी पुरानी स्टोरीज़ में कल वाली स्टोरी आपको नज़र आएगी, आप उसको देख सकते हैं। और जिन लोगों ने आज कमेंट किया है, अब आइए मैं उनका जिक्र करता हूँ। शंकर लाल बिश्नोई जी ने राम राम कहा है, आपको भी राम राम मेरी ओर से। सुरेश परिहार जी ने भी थैंक यू कहा है, उज्जैन महाकाल से हैं, इन्होंने कहा है उनका कमेंट मैंने पढ़ा, ये बढ़िया किया। हमारे एक मित्र हैं जो कहते हैं कि मैं क्राइम तक का सुपर हीरो हूं, लेकिन ये पीछे जो कंकाल महोदय नज़र आते हैं, स्केलेटन, ये उनको डराता है, तो इसीलिए इसको मैं यहाँ से रिमूव करूँ। देखिए ये हमारे स्टूडियो का एक सेट है, तो इसीलिए मैं उसको हटा तो नहीं सकता। तो लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ, जब मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ इसके बगल में, और वो भी अकेले बंद स्टूडियो में, मैं नहीं डर रहा हूँ, तो आपको डरने घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हालांकि इन्होंने ये भी कहा कि मैं उनका नाम लूँ, लेकिन आई एम सॉरी, आपकी जो YouTube में जो ID दिख रही है उसमें आपका नाम डिस्प्ले नहीं हो रहा है मित्र। इसमें यूज़र QE9MC समथिंग लिखा हुआ है, तो इसीलिए नाम मैं आपका ले नहीं सकता। बाकी रेखा पांडे जी ने भी कमेंट किया है, ये बता रही हैं कि ये सूरत से हैं, और उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ की पुलिस बहुत अच्छा काम करती है। सुभाष द्विवेदी जी ने हौसला अफजाई की है, उन्होंने कहा है कि सर आप बहुत अच्छा बोलते हैं और आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, हिंदी तो कमाल की है। थैंक यू वेरी मच सुभाष जी। सुभाष कुमार चौहान बुलंदशहर से हैं, इन्होंने भी कमेंट किया है, अपना नाम लिखकर भेजा है। नाइस सर, मैंने पहली बार कमेंट किया, आप मेरा भी नाम लें। नाम तो मैं आपका लूं, लेकिन आपका नाम इसमें डिस्प्ले नहीं हो रहा है, वही यूज़र समथिंग लिखा हुआ है, तो इसीलिए वो नाम पढ़ नहीं सकता। मोहम्मद इशाक, ओके गॉट इट। मोहम्मद इशाक ने कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि वो रेगुलर कमेंट करते हैं, मैं उनका नाम लिया करूं। बिल्कुल नाम लूँगा दोस्त। माइलाराई कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, मैं आपका नाम नहीं पढ़ पा रहा हूं दोस्त ID से, आप अगर अलग से अपना नाम लिखते तो मैं पढ़ पाता। लेकिन उन्होंने लिखा है कि बनर्जी सर आपकी बुलंद आवाज़ में स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, लव फ्रॉम नेपाल। थैंक यू वेरी मच दोस्त। कविता गुप्ता जी हैं, ये लिख रही हैं कि वो मलेशिया से देख रही हैं। माधव वाघ जी, इन्होंने गुड जॉब लिखा है। चेतना मिश्रा जी और इनके बेटे का तो मैं जिक्र पहले ही कर चुका हूँ। इनकी बिटिया है सागर और इनका बर्थडे है, तो ये चाहती हैं कि मैं उनको आशीर्वाद दूँ। बिल्कुल मेरी ओर से बहुत शुभाशीष,
और बहुत बहुत गुड विशेस उसके लिए, सागर के लिए, तो और आपके पूरे परिवार के लिए मेरी बहुत बहुत जिसे कहते हैं गुड विशेस हैं और रहेंगी। आप क्राइम तक फैमिली के मेंबर हैं और मैं बहुत ग्रेटफुल हूं कि आप लगातार कमेंट भी करते हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो तो देखते ही हैं ऑफ कोर्स। परूप श्रेष्ठा जी जर्मनी से हैं। संदीप दत्ता जी, हाँ, इन्होंने लिखा है कि कंकाल पीछे टांग कर जो है डरा रहा हूँ रात बिरात में आपका प्रोग्राम देखते हैं। संदीप जी, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। रेलवे NCRT साइंस के नाम से इन्होंने कमेंट किया। इन्होंने लिखा है कि मेरी गर्लफ्रेंड गुड है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपका रिश्ता यूं ही चलता रहे लंबा। रिलेशनशिप से दूर जाता तो मर्डर की ज़रूरत नहीं पड़ती उसे। ओके, ठीक है। ये जो मैंने आपको टी शर्ट के ज़रिए एक लड़की के मर्डर वाली स्टोरी सुनाई थी, उसमें किसी ने, हमारे साथी हैं शान हुसैन, इन्होंने कमेंट किया है कि अगर वो रिलेशनशिप से दूर चली जाती, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, तो शायद मर्डर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बात आपका बिल्कुल सही है। अगर मान लीजिए नहीं निभ रही है तो अलग हो जाना ठीक है। किसी के पीछे इस तरह से पड़ जाना कि कोई आदमी तंग आकर किसी पर हमला कर दे, जान ले ले, ये भी तरीका बहुत अच्छा नहीं है। हमें रिलेशनशिप को लेकर जो है बहुत ही सजग, सतर्क और सेंसिटिव होने की ज़रूरत है। प्रभात सिंघा जी का भी कमेंट है। इन्होंने लिखा है कि स्टोरीज़ के लिए वो एडिक्टेड हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। थैंक यू वेरी मच। रेखा वर्मा जी ने भी कमेंट किया है। थैंक यू रेखा जी। हैप्पी सिद्धू VC मांडविया, बिल्कुल यही नाम है। और मामूनी बोरगहाइन, इन्होंने नमस्ते सर लिखा है। बाकी बहुत सारे कमेंट हैं। उमा शर्मा जी बेंगलुरु से लिखती हैं, वो बिल्कुल भैया कह के बहुत राइटफुली मुझे संबोधित करती हैं। मैं भी बहुत खुश हूँ इसे लेकर, बहुत कृतज्ञ भी हूँ उमा जी। और इन्होंने लिखा है कि उन्हें मेरी कहानियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, वो लगातार सुनती हैं और लास्ट में जब मैं जय हिंद जय भारत कहता हूँ तो वो बहुत प्राउड फील करती हैं। सैयद रिजवी जी ने कहा है, खैर इनका जो कमेंट है मुझे लगता है कि ये कमेंट थोड़ा पूर्वाग्रह वाला कमेंट है, इसीलिए रिजवी जी का कमेंट तो मैं यहाँ नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन ठीक है, उन्होंने अपनी बात रखी है। बाकी और भी बहुत सारे मित्रों ने कमेंट किया है। हरे राम झा जी, इन्होंने हाउ आर यू लिखा है। दत्तात्रेय अवध जी, शेख अब्दुल्ला, इन्होंने लिखा है कि गुजरात में ये भी आफताब था क्या। ये क्या हो रहा है गुजरात में, ये भी आफताब था क्या। अच्छा ठीक है, शेख अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि गुजरात में ये क्या हो रहा है, क्या ये भी आफताब था। बिल्कुल अपने आप में ये आफताब ही था, बल्कि आफताब से किसी मायने में कम नहीं था। इसने तो जीते जी अपनी जो गर्लफ्रेंड है उसको 49 बार चाकू मारे। कितना दरिंदा इंसान रहा होगा, मैं वही सोचता हूँ तो हैरानी होती है। प्रवीण बंदे के नाम से भी एक आईडी है, उन्होंने भी किया है। महिपाल बासवाना, इन्होंने भी। अली इमरान जी हैं। कल्पना जी का भी कमेंट है। सुहेल खान साहब हैं, इन्होंने भी कुछ तंजिया कमेंट लिखने की कोशिश की है। सिमरन विनीत, मौलाना निसार साहब, मुकेश वर्मा, सुप्रतिम सर नमस्कार। हम रोज़ सुनते हैं लेकिन रोज़ कमेंट नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल आपका कहना सही है, ये संभव भी नहीं है, लेकिन आप लोग यूँ ही कमेंट करते रहिए। ठीक है, फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए और मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आज जो मुंबई की कहानी मैंने आप सबको सुनाई, जिसमें माँ बेटे ने मिलकर घर के मुखिया की, यानी जो हस्बैंड थे, उनकी हत्या कर दी, इस पर आपकी क्या राय है पूरे घटनाक्रम और पूरी कहानी को सुनने के बाद, इसके बारे में आप ज़रूर बताइएगा। और अगर परिवार में इस तरह की स्थिति होती है कि सालों साल लोग एक दूसरे के साथ रहते तो हैं लेकिन उनमें प्यार नहीं होता, लड़ते रहते हैं, एक दूसरे को अपना दुश्मन मानते हैं, उस सूरत में इंसान को क्या करना चाहिए कि ऐसा अंजाम किसी फैमिली का न हो, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय या अपना सुझाव हमें ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।